Hello friends, in last video we had completed what is data types, what is mutable and immutable data types, what is typecasting. Now we are going to start conditional and iterative statements. Before starting from conditional and iterative statements, I want to explain that what is statements first. Statements are the instructions given to the computer to perform any kind of action. Statement कुछ instructions होते हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं जिससे कंप्यूटर फॉलो कर कोई भी काम करता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो डेटा मूवमेंट भी हो सकते हैं, रिपीटिंग एक्शंस भी हो सकते हैं, हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। पाइथन में जनरली 3 टाइप्स के स्टेटमेंट्स होते हैं, एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। वन बाय वन इन्हें देखते हैं। सबसे पहले आता है एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जहां पर कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं होता। मतलब हम कंप्यूटर को जब कोई इंस्ट्रक्शन, कोई भी काम नहीं करवाना चाहते हम कंप्यूटर से, तो हम वहां पर एम्प्टी स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एम्प्टी स्टेटमेंट होता है पास स्टेटमेंट। इसका जनरली यूज लूप वगैरह में किया जाता है जब आप कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं करवाना चाहते हो, लेकिन क्योंकि फॉर लूप, फॉर ब्लॉक जो है, कुछ लूप्स के ब्लॉक है, वहां पर मिनिमम 1 स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है और आप किसी केस में उस लूप को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हो बट वो लूप है, तो आप उस लूप में पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। A pass statement is useful in those instances where the syntax of the language requires the presence of a statement, but where the logic of the program does not. मतलब आपका लॉजिक तो है कि हमें कोई काम नहीं करवाना है, लेकिन सिंटेक्स रिक्वायर्ड है कि वहां पर कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, तो उस केस में पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। सेकेंड आता है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट जो अभी तक पाइथन में हमने प्रोग्रामिंग की है वो सिंपल स्टेटमेंट के अंदर ही आते हैं। सिंपली आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 सिंपल स्टेटमेंट लिखे हैं। एक वेरिएबल है, इनपुट फंक्शन के थ्रू हम इनपुट लेकर उस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है उस वेरिएबल को आप प्रिंट कर रहे हैं। ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया। सिंपल स्टेटमेंट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, फर्स्ट टू लास्ट लाइन होता है। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक यूनिट की तरह एग्जीक्यूट होते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखने के लिए जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट का कोई भी हेडर हो सकता है, कॉलन होगा और फिर स्टेटमेंट्स होते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं यहाँ पर ये स्पेस देकर होते हैं, जिसे इंडेंटेशन कहा जाता है। ये इंडेंटेशन बाय डिफॉल्ट 4 स्पेस का होता है। आप कॉलन लगाकर जैसे ही पाइथन में एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां 4 स्पेस का इंडेंट लेकर ही कर्सर प्लेस होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट समझ में आया? कंपाउंड स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक यूनिट की तरह एग्जीक्यूट होते हैं और वो स्टेटमेंट्स डिपेंड करते हैं उस स्टेटमेंट के हेडर पे। अब जो हम पढ़ेंगे वो कंपाउंड स्टेटमेंट की कैटेगरी में ही आते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट में सबसे पहले आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट आपको बताती हूँ क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो कि कंडीशन के बेसिस पे एग्जीक्यूट होते हैं। कोई भी कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो कोई और काम होगा, एंड वो कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा काम होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है सबसे पहला इफ है, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ पाइथन। द इफ स्टेटमेंट्स आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन एंड दिस इंप्लीमेंट सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स। सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट मतलब ये है कि सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन करता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है इफ, कोई भी यहाँ पर कंडीशन गिवन होती है एंड कॉलन लगता है। कॉलन के बाद में आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगे जब वो इफ की कंडीशन ट्रू होगी। इफ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है, लेट मी शो यू बाय एन एग्जांपल। हम पाइथन स्टार्ट करते हैं। आइडियली पाइथन स्टार्ट किया,
यहाँ पर हम स्क्रिप्ट मोड में कोडिंग करेंगे जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रिप्ट मोड के लिए हम फाइल में गए, न्यू फाइल, ये स्क्रिप्ट मोड का की विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक छोटा सा कोड लिखूंगी। मैंने एक वेरिएबल बनाया एज, जिसमें मैं यूजर से उसकी एज इनपुट करवाऊंगी। अब आप देखिए एज जो होती है वो इंटीजर की होती है, इसलिए मैंने यहाँ जो भी इनपुट होकर आएगा वो स्ट्रिंग का होगा, इंटू से इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। हमने यहाँ पर लिखा एंटर योर एज। यूजर के सामने ये प्रॉम्प्ट शो हो जाएगा, एंटर योर एज। अब हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, बट वो स्टेटमेंट तभी प्रिंट हो जब एज की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 18 हो। तो एक कंडीशन आ गई। कंडीशन इफ के साथ दी जाती है। इफ स्पेस जो भी कंडीशन है आप उस कंडीशन को दीजिए। जैसे एज, हम यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे, ग्रेटर और इक्वल, मतलब एज की वैल्यू अगर 18 से बड़ी या 18 के इक्वल हुई, कॉलन एंड एंटर। आप देखिए यहाँ कॉलन लगाकर जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ ऑटोमेटिकली स्पेस आ गया, इंडेंटेशन अपने आप ले लिया गया। ये 4 स्पेस का होता है बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर दूसरे लैंग्वेजेस की जैसे कर्ली ब्रेसेस वगैरह नहीं होते हैं ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर इस इंडेंटेशन के थ्रू ही ब्लॉक को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये जो भी स्टेटमेंट अब हम लिखेंगे वो इस ब्लॉक के स्टेटमेंट है, मतलब उनकी डिपेंडेंसी इस ब्लॉक पर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट्स रन होंगे, अदरवाइज ये नहीं होंगी। अब हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट किया, प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, सिंपल सा। अब ये एग्जीक्यूशन कैसे करेगा? सबसे पहले एज वेरिएबल को इनपुट दिया जाएगा, जो भी वैल्यू एज में आएगी वो यहाँ कंपेयर होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, आप अंदर आए और ये प्रिंट हो गया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर नहीं होती है, मान के चलो ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो उस केस में क्या होगा? इस समय उस केस में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने फॉल्स के केस के लिए कुछ भी नहीं लगाया, वो इफ का दूसरा पार्ट है। पहले मैं आपको सिर्फ इफ स्टेटमेंट बता रही हूँ। अब इसे रन करते हैं। स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम तब तक रन नहीं होता है जब तक हम उसे सेव नहीं कर देते। हमने यहाँ पर लिख दिया इफ एग्जाम्पल डॉट py, सेव कर दिया एंड इसे रन कर दिया। F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। एंटर योर एज, मैंने एज एंटर की 21, प्रिंट हो रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। आपको समझ में आ गया होगा ये मैसेज क्यों प्रिंट हो रहा है। आगे देखते हैं। ये हुआ इफ स्टेटमेंट, बट इफ स्टेटमेंट में आप देखिए काम तो हुआ, ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, बट सिर्फ ट्रू के केस में। मान के चलिए हमें फॉल्स के केस में भी कोई काम करवाना है, जैसे अगर वो कंडीशन फॉल्स होती तो कोई और मैसेज प्रिंट होता, तो उस केस में हम इफ का दूसरा पार्ट यूज करते हैं जो कि है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाले कोड में ही मैं चेंजेस करके दिखाती हूँ। इस इफ के साथ में एक एल्स ब्लॉक और लग जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एल्स के साथ में कंडीशन कभी नहीं दी जाती है, सिर्फ इफ के साथ में कंडीशन दी जाती है। एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है। एल्स में हमने लिख दिया प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक, इसे सेव किया और रन किया। अब यहाँ पर मैंने जान करके 17 दे दिया और एंटर किया। क्या आ रहा है आपके सामने? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये क्यों आ रहा है? आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड आता है इफ कंडीशन का ही सिंटेक्स, इफ कंडीशन का ही थर्ड पार्ट, इफ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है, हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज के केस में कि अगर किसी बच्चे का परसेंट जो है वो 60 अबव है तो वो फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में आता है, अगर 50 to 60 है तो सेकंड डिवीजन, 40 to 50 है तो थर्ड डिवीजन। तो आपको 3-4 कंडीशंस कंपेयर करनी है।
अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है तो हम इफ एलिफ का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्स के साथ में कंडीशन नहीं दिया जाता, लेकिन हम एल्स के साथ में इफ तो लगा सकते हैं। इफ लगाकर यहाँ पर कोई और कंडीशन दी जा सकती है, एज इज कोई भी कंडीशन, इस एल्स इफ को ही कंबाइन करके इफ एलिफ बना दिया गया है। एल्स की जगह पे हम लिख देंगे एलिफ, एलिफ और फिर कोई कंडीशन दे देंगे। समझ में आया? नेक्स्ट इसके बाद में फिर से हम एल्स लगा देंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एल्स इफ का होता है, अगर आपने इफ यूज नहीं किया है तो आप एल्स का यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप सिंगल इफ का यूज कर सकते हो। एल्स ऑप्शनल होता है, अगर आप फॉल्स के केस में काम करवाना चाहते हो तभी आप एल्स को यूज करें, अदरवाइज उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड मतलब होता है जाल, मतलब एक इफ के अंदर आपने दोबारा से कोई इफ एल्स लगा दिया या इफ लगा दिया, ऐसे ही एलिफ के अंदर भी लगा सकते हो, ऐसे ही एल्स के अंदर भी लगा सकते हो। ये सिंटेक्स आपको ये चीज शो कर रहा है। इफ कंडीशन, इस इफ की कंडीशन के अंदर आपने देखो एक इफ एल्स और लगाया है। अब ये इफ एल्स इस इफ का है, ये हमें कैसे पता चलेगा? आप देखिए इंडेंटेशन को, इसका जो इंडेंटेशन है इसी लाइन में है, तो ये शो कर रहा है कि ये इस इफ के साथ में है। ऐसे ही हम इफ एल्स को एलिफ में भी दोबारा यूज कर सकते हैं और एल्स में भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशन से कंडीशन के अंदर कंडीशन है चेक करने के लिए तो हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरिंग कंडीशंस और नेम्ड कंडीशंस। स्टोरिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर कंडीशन ज्यादा बड़ी है या कॉम्प्लेक्स है तो उसे बार बार कंपेयर करने की जगह पे हम एक बार किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, फिर जब भी उसका कंपैरिजन हमें लिखना है या उस कंडीशन को यूज करना है तो हमें पूरी कंडीशन दोबारा ना लिखते हुए सिर्फ उस वेरिएबल को यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने नॉर्मली 3 वेरिएबल बनाए हैं ABC, जिनको वैल्यूज दे दी। मैंने एक वेरिएबल बनाया है ऑल इज इक्वल्स टू, यहाँ 3 कंडीशन दी है कि A की वैल्यू इज इक्वल 1 एंड B इज इक्वल टू एंड C इज इक्वल 3। मतलब अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होती है, एंड ऑपरेटर दोनों साइड ट्रू होता है तभी चलता है। मतलब ये पूरी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही ऑल के पास ट्रू आएगा। और इफ में हमने सिर्फ उस वेरिएबल को दे दिया ऑल और फिर प्रिंट कर दिया स्टेटमेंट। आपने क्या किया, जब बड़ी थी कंडीशन तो उसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसे कहा जाता है स्टोर्ड कंडीशन और नेम्ड कंडीशंस। आपको ये समझ में आया होगा, इसे प्रैक्टिकली करके देखिएगा, ये चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है रिपीटेशन ऑफ टास्क, जो कि मैं आपको कह रही थी इटरेटिव स्टेटमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रोग्राम बनाने में कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे लिखने होते हैं जो कि बार बार एग्जीक्यूट हो, जो कि बार बार रिपीट हो। फॉर एग्जांपल हमें कोई नंबर का टेबल ही प्रिंट करना है तो अब 2 1 फिर 2 2 2 3 अप टू 10 उसे प्रिंट करना होगा, तो आप 10 टाइम स्टेटमेंट लिखेंगे? नहीं, ये सही तरीका नहीं है। उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं, जिन्हें इटरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। पाइथन में 2 लूप होते हैं जो कि रिपीटेशन ऑफ टास्क के लिए यूज होता है। पहला होता है फॉर लूप, जो कि काउंटिंग लूप होता है, मतलब यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो कि एग्जीक्यूशन कितनी बार होगा। और सेकंड होता है व्हाइल लूप, जो कि कंडीशनल लूप होता है। व्हाइल लूप की कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक एग्जीक्यूशन होता है, जैसी कंडीशन फॉल्स होती है एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जो कि इटरेशन स्टेटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। फॉर लूप, इसका सिंटेक्स होता है फॉर कोई भी वेरिएबल होगा इन, और यहाँ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, कुछ भी आप सीक्वेंस में यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे एक एग्जांपल यहाँ शो किया हुआ है, आप देखिए एक लिस्ट दी है, लिस्ट में एक एक नंबर एक एक बार वेरिएबल को मिलेगी। कॉलन से आप अंदर आ जाओगे ब्लॉक में, जितने भी स्टेटमेंट ब्लॉक में लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, ऑटोमेटिकली सेकंड वैल्यू ली जाएगी। ऐसे करके पूरी लिस्ट में जब तक वैल्यूज है तब तक ये एग्जीक्यूशन चलेगा। इस तरह से फॉर लूप काम करता है। ये सारी चीजें आपको आती होंगी, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ फास्ट हूँ। फॉर लूप में एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि फॉर लूप में हम यहाँ पर सीक्वेंसेस का यूज करते हैं।
सीक्वेंस जैसे यहाँ पर तो 3 ही नंबर्स थे लिस्ट के अंदर। मान के चलो आपको 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो आपको 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करना होगा 2 का। तो आप क्या करोगे, लिस्ट बनाओगे, लिस्ट में 1 से 10 तक नंबर एंटर करोगे। 10 इतनी बड़ी नंबर की लिस्ट नहीं है कि हम लिख ना सके, बट मान के चलिए आपको कोई काम 100 टाइम करवाना है, तो आप 100 नंबर्स लिखेंगे लिस्ट में। उस केस में ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। तो उस काम को करने के लिए पाइथन ने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन नंबर जनरेट करता है, ये एक लिस्ट जनरेट कर देता है। रेंज फंक्शन का सिंटेक्स होता है लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब आप जहां से लिस्ट में नंबर की स्टार्टिंग करवाना चाहते हैं वो नंबर, कॉमा जिस नंबर तक एंडिंग करवाना चाहते हैं। अपर लिमिट +1 मतलब ये है कि अगर हमें 1 से 10 तक कोई काम करवाना है तो हमें यहाँ पर 1 to 11 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट जो होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है लिस्ट में। अपर लिमिट -1 तक नंबर जनरेट होते हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं। रेंज फंक्शन इज यूज्ड विद द पाइथन फॉर लूप। दिस फंक्शन जनरेट अ लिस्ट विच इज स्पेशल सीक्वेंस टाइप। एक लिस्ट जनरेट करता है जो कि सिंटेक्स पे डिपेंडेंट होता है। कुछ नोट है रेंज फंक्शन के लिए। रेंज लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट, ये एक लिस्ट प्रोड्यूस करेगा l, l+1, l+2 अप टू u-1, मतलब 1 to 11 में 1 to 10 की ये लिस्ट आपके सामने जनरेट कर देगा। एग्जाम्पल ये शो कर रहा है 0,5 आपने दिया है तो 0 से जनरेशन स्टार्ट करेगा एंड आप देखिए 5-1 तक उसने जनरेट किया है 4 तक। इसीलिए अगर आप रेंज फंक्शन का यूज करते हैं तो रेंज फंक्शन में खुद से लास्ट जो अपर लिमिट होगी उसमें +1 कर वहां पर लिखे, जिससे कि जिस नंबर तक आप जनरेशन चाहते हैं ये उस नंबर तक ही जनरेशन करें। नेक्स्ट एक और टाइप होता है रेंज फंक्शन का जिसमें हम लोअर लिमिट देते हैं, अपर लिमिट देते हैं और स्टेप वैल्यू देते हैं। स्टेप वैल्यू इंक्रीमेंट वैल्यू होती है। जैसे आपने दिया रेंज 0,10,2 तो ये 0 से 10 तक जनरेट करेगा, बट इंक्रीमेंट 2 का करेगा। मतलब पहले करेगा 0, 0+2, सेकेंड जो नंबर जनरेट होगा वो 2 होगा, 2+2 4, ऐसे करके 0 से 10 के बीच में 10 तक मतलब 9 तक जितने भी नंबर्स आएंगे +2 करके वो सारे नंबर्स वो एज ए लिस्ट जनरेट कर देगा। ऐसे ही एक और आप सिंटेक्स देखिए 5,0 और यहाँ इंक्रीमेंट वैल्यू -1 कर दी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जनरेट करेगा। 5 से फिर जो उसमें ऐड होगा वो -1 ऐड होगा, तो 5 - 1 4, तो ऐसे वो 5 4 3 2 1 तक करेगा, जो कि अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और फॉर्म होता है रेंज का जिसमें हम डायरेक्ट एक नंबर दे देते हैं। तो इस केस में जो जनरेशन होगा वो 0 से होता है और नंबर -1 तक होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने रेंज में यहाँ 5 पास किया तो 0 से 4 तक वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा। आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये लूप्स, इफ एल्स, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आउटपुट और सिंटेक्स फाइंड करने के क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर आउटपुट फाइंड करने के क्वेश्चंस में फॉर और इफ एल्स का ही यूज होता है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी जो होता है वो इन फंक्शंस का इन लूप्स का यूज ही होता है। तो आपको हर चीज अच्छे से आनी चाहिए, बेसिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। रेंज का कौन सा सिंटेक्स, कैसे लिस्ट जनरेट करता है, कैसे फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। लगभग अभी तो इस साल तो सिलेबस चेंज हुआ है बोर्ड का, बट लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 12 मार्क्स का जो पेपर में आया था वो आपका पाइथन रिवीजन टूल से ही आया था। अप्रोक्स 12 मार्क्स का, क्योंकि अब एक यूनिट यहाँ पर कम कर दी गई है तो ऑब्वियस सी बात है वेटेज यूनिट्स पे बढ़ गए हैं तो वो 12 से और बढ़ सकता है। तो आपको इन लूप्स को और इफ एल्स को जितना भी बेसिक है ये पूरा बेसिक अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये आगे सारे चैप्टर्स का बेस है। फंक्शन और आगे आप चैप्टर्स पढ़ोगे, फाइल हैंडलिंग, वो सारी चीजें इन्हीं चीजों को यूज कर रही होंगी। तो इनके कंसेप्ट्स, इनके बेसिक्स आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर कोई डाउट होता है
तो आप उससे जरूर पूछिएगा। और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके नेट से कुछ शीट्स में भी आपको दूंगी, असाइनमेंट शीट्स दूंगी जो आपको सॉल्व करनी है, और खुद से भी नेट से, इंटरनेट की हेल्प से या बुक्स की हेल्प से जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने आप आउटपुट फाइंड करने के क्वेश्चंस करिए। अगर आपने आउटपुट फाइंड करने के क्वेश्चंस कर लिए और इजीली आप कैसे भी प्रोग्राम का आउटपुट निकालने लग गए तो फिर आपके लिए कंप्यूटर टफ नहीं रहेगा। आप यकीन मानिए कंप्यूटर में अबव 90 मार्क्स आप लेकर आएंगे अगर आपसे आउटपुट वाले क्वेश्चंस हो गए तो। बाकी जो पार्ट है वो इतना टफ नहीं है, वो इजीली हो जाता है, बट बच्चे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो आउटपुट फाइंड करने वाले क्वेश्चंस में होते हैं। तो आपको उससे अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड लूप आता है व्हाइल लूप। व्हाइल एक कंडीशनल लूप होता है जिसका सिंटेक्स होता है व्हाइल, और यहाँ कोई भी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है, कोई भी कंडीशन गिवन होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप टर्मिनेट हो जाता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, व्हाइल लूप में आप यहाँ पर जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं या जो भी कंडीशन लिखते हैं उस कंडीशन को आपको लूप से पहले इनिशियलाइज करना होगा और लूप के अंदर उसे अपडेट करना होगा, उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा। अगर आपने उस वेरिएबल में अपडेशन नहीं किया तो यहाँ व्हाइल इनफाइनाइट लूप चल जाएगा जो कि एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, उसे स्टॉप नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं। a इक्वल्स टू, जैसे एग्जांपल दे रहा है वो 5। आप देखिए a को मैंने पहले इनिशियलाइज कर दिया, देन कंडीशन लिखी, और आप देखिए लूप के अंदर हमने अपडेट भी किया है a वेरिएबल को। अगर ये अपडेशन यहाँ से हटा दिया जाएगा तो यहाँ एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। ये नोट में लिखा है द लूप वेरिएबल मस्ट बी अपडेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द व्हाइल। इफ इट इज नॉट अपडेटेड देन द लूप विल बिकम एन एंडलेस लूप और इनफाइनाइट लूप। अगर इनफाइनाइट लूप गलती से चल भी जाता है तो आप Ctrl+C की को प्रेस कर सकते हैं उस लूप को आगे एग्जीक्यूट ना होने के लिए। एक और चीज, जितने भी नोट लिखे होते हैं स्लाइड्स में और आपके पास में नोट्स में भी होंगे, उन नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब हो सकता है ये कोड आपके सामने लिखा है, आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर ये अपडेशन वाला पार्ट हटा दिया जाए, कोड लिख दिया जाए, आपसे पूछा जाए इसका आउटपुट क्या है या इस कोड में क्या कमी है, तो अगर वो नोट्स आपने पढ़े होंगे तो आप उन कमियों को भी इजीली बता पाएंगे। नेक्स्ट आता है लूप एल्स स्टेटमेंट। अभी तक एल्स का यूज लूप्स के साथ में किसी भी लैंग्वेज में नहीं हुआ है। पाइथन एक अकेली ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एल्स का यूज हुआ है लूप्स के साथ में, वरना एल्स को तो हमेशा इफ के साथ ही इसका यूज किया गया है। लूप्स के साथ में एल्स का यूज करने से क्या होता है, जैसे फॉर और व्हाइल में अगर आपने एल्स का यूज किया है तो ये एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब ये फॉर और व्हाइल लूप विदाउट एनी कंडीशन टर्मिनेट हुए हो, मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद में ही अगर इनका टर्मिनेशन हुआ है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर फोर्सफुली आपने टर्मिनेट किया, अभी आगे आप जंप स्टेटमेंट पढ़ेंगे ब्रेक कंटिन्यू, अगर ब्रेक का यूज करके आपने लूप को टर्मिनेट किया है, लूप को बीच में ही रोक दिया है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। समझ में आ रहा है? एल्स पार्ट लूप के केस में तभी एग्जीक्यूट होता है जब ये लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही टर्मिनेट होंगे, फोर्सफुली इन्हें टर्मिनेट ना किया जाए तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट देखते हैं जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है जंप करवा देता है एग्जीक्यूशन को। आप किस लाइन पे हैं और आपको वहां से जंप करके किसी और लाइन पे पहुंचा देता है। जंप स्टेटमेंट्स का यूज भी लूप्स के अंदर होता है। बेसिकली टू टाइप्स हैं जंप स्टेटमेंट के, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का अगर आपने किसी लूप के अंदर यूज किया है तो ब्रेक स्टेटमेंट उस लूप से सीधा आपको बाहर निकाल लाता है। अगर व्हाइल में किया है तो जैसे ही ब्रेक मिलेगा आप देखिए लूप से बाहर आ गए, आप लूप टर्मिनेट हो गया। फॉर में भी है तो फॉर को भी ये टर्मिनेट कर देता है और लूप से बाहर आपको निकाल कर ले आता है।
इसी के साथ में कंटिन्यू स्टेटमेंट और होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जहां पर भी यूज होता है वो आपको लूप से बाहर नहीं निकालता है, लेकिन वो एक स्टेप के लिए एग्जीक्यूशन को स्कीप कर देता है। अगर फाइल में आपने कंटिन्यू का यूज किया है तो आप देखिए स्टेटमेंट 2, 3 रन नहीं होंगे, आपको दोबारा से यहाँ पर वाइल में कंडीशन के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, उसे टेस्ट किया जाएगा, देन एग्जीक्यूशन होगा। ऐसे ही फॉर लूप में अगर कंटिन्यू का यूज किया है तो आगे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और आपको सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुंचा दिया जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंचा दिया जाएगा, सॉरी। तो व्हाइल और फॉर में कंटिन्यू का यूज एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए नहीं होता है, सिर्फ स्कीप, एक स्टेप के लिए स्कीप करने के लिए होता है। आप इसको विद एग्जाम्पल कर देखिएगा एक बार तो ये क्लियर हो जाएंगे। लास्ट टॉपिक आता है हमारे इस स्लाइड का, इस वीडियो का, नेस्टेड लूप। जैसे नेस्टेड इफ एल्स होता है, एक इफ के अंदर आप जितने चाहे उतने इफ एल्स लगा सकते हो, ऐसे ही नेस्टेड लूप में एक लूप के अंदर हम जितने चाहे उतने लूप लगा सकते हैं। नेस्टेड लूप का जनरली यूज होता है पैटर्न प्रिंट करवाने के लिए। आपको रो और कॉलम में अगर कोई काम करवाना है तो हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। नेस्टेड लूप में एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आई इन रेंज 1 to 6 मतलब 1 to 5 की लिस्ट जनरेट करेगा, तो i इक्वल्स टू 1 के लिए पहले j वाला जो लूप है, अंदर वाला जो लूप है, ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा, ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में i को नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। तो आप ये समझ लीजिए अगर i का लूप 5 टाइम चलता है और j का लूप भी 5 टाइम चलता है तो ये दोनों लूप मिलकर 25 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे, 5 into 5 टाइम्स। i के लिए j की वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी, मतलब i इक्वल्स टू 1 के लिए j इक्वल्स टू 1 होगा, i इक्वल्स टू 2 के लिए j इक्वल्स टू 1, 2 होगा, i इक्वल्स टू 3 के लिए 1, 2, 3, ऐसे करके वैल्यूज अपडेट होती रहेंगी। ये भी आपको आता होगा। पैटर्न प्रिंट करने के लिए इन लूप्स का यूज होता है, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये और क्लियर हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगी, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने आउटपुट फाइंड करने के क्वेश्चंस करिए। जितने आउटपुट फाइंड करने के क्वेश्चंस आप करेंगे उतना आपका इतना चैप्टर तो एग्जाम के लिए बिल्कुल कवर हो चुका होगा और आगे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी चीजों को समझने के लिए। मैं आपको हर चैप्टर के एंड में, जैसे आज ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है जो कि पाइथन रिवीजन टूर फर्स्ट था, अब कल से नेक्स्ट वीडियो से पाइथन रिवीजन टूर सेकंड स्टार्ट होगा, जिसमें हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इनके फंक्शंस देखेंगे, इनमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं उन्हें देखेंगे। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो इसकी एक मैं असाइनमेंट शीट बनाकर आप लोगों को सेंड करूंगी। आपको शीट को सॉल्व करना है कॉपी पर और उस पेज का फोटो लेकर मुझे सेंड करना है, जिससे मुझे ये पता चले कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे दिए हुए काम को कर रहे हैं। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉल्व करते हैं। और एक चीज, जितने हो सके उतने प्रोग्राम्स बनाइए, हर टॉपिक के प्रोग्राम्स बनाइए। जो 11 की नोटबुक होगी उसमें आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, उन प्रोग्राम्स को ही दोबारा से बनाकर उन्हें समझने की कोशिश करिए।